सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। एंड एज यूजुअल अगर आपका कोई पिछली वीडियो में कुछ डाउट हो, कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम रही हो आपको अंडरस्टैंडिंग में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसको एक बेटर वे में रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। Let me adjust pen width. It's good. So question number 7, slightly more. तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, जब आप साइकिल चलाते हो तो कौन कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और किस टाइप की एनर्जी में, किस एनर्जी का किस टाइप की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सपोज कीजिए ये एक बाईसाइकिल है जो किसी एक लेवल रोड पे चल रही है। ओके, तो यहाँ पे साइकिल चलाने के लिए क्या होता है, एक पर्सन को पैडल करना पड़ता है। ऐसे पैडल्स होते हैं, पर्सन को उसको पैडल करना पड़ता है, उनको घुमाना पड़ता है। तो जब पर्सन पैडल कर रहा है तो आप कौन सी एनर्जी लगा रहे हो? मैकेनिकल एनर्जी। पर्सन के पैडल होने से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक, तो मोशन भी क्या है, टाइप की मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये हो गया एक सिंपल ओवरव्यू। अब इस एनर्जी के अंदर जाएं अगर कि किस मैकेनिकल के अंदर भी कौन से टाइप का कन्वर्जन हो रहा है। तो जब जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर, आपके अंदर की बॉडी की कैपेसिटी है काम करने की, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड है। और उसको आप बॉडी के जो साइकिल पे लगा रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक विद योर ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी इज गोइंग स्पेंड गोइंग। तो ये पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि सपोज एक रॉक है, आपने उस रॉक पे फोर्स लगाया, तो क्या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है? अब देखिए, इन एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपने तो फोर्स लगाया, फोर्स आपने लगा दिया, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुई? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, क्योंकि रोक ने तो मूव किया नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो कोई वर्क भी नहीं हुआ, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोज ऑफ थीटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ, मीन्स कोई एनर्जी भी नहीं लगी। बट ये तो सिर्फ एक्सटर्नल है। इंटरनली जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं, जो आपके टिश्यूज हैं, उन्होंने वर्क किया, उन्होंने फोर्स एक्सर्ट किया, तो उसकी एनर्जी लगी। और वो एनर्जी जो है आपकी बॉडी को ट्रांसफर होती है किसकी फॉर्म में, मैक्सिमम टाइम या तो हीट की फॉर्म में चली जाएगी या साउंड की फॉर्म में चली जाएगी, कि आपने बॉडी पे कुछ फोर्स, जब आपने बॉडी पे फोर्स लगाया है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, या बॉडी जो थोड़ी, जरूरी नहीं अगर आपकी बॉडी मूव नहीं होती तो वो स्ट्रेच नहीं हो सकती, मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी का बेस वहीं पे रहे और बॉडी थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाए। ठीक, तो इस केस में साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी की फॉर्म में जो आपने एनर्जी लगाई वो डिसिपिएट होती है। तो नॉर्मली यहाँ पे वर्क तो कोई नहीं होगा अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से देखें, बट एक्चुअली आपकी बॉडी ने वर्क किया और वो किसकी फॉर्म में जाएगा, हीट और साउंड की फॉर्म में चला जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, सॉरी 9। गिवन है
एक हाउस होल्ड है जो 250 यूनिट कंज्यूम करता है एक मंथ में, तो ये बताना है कि कितनी एनर्जी उसने जूल में कंज्यूम की। ओके, तो बोला गया कि 250 यूनिट्स। अब यूनिट का मीनिंग क्या होता है? जो एक यूनिट होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर। ओके, सो मीन्स एक मिनट कितनी यूनिट कंज्यूम की उसने? 250 किलोवाट पर आवर उसने कंज्यूम की। अब इसको अगर हमें वो करना है, सॉरी इसमें डैश में नहीं होता, किलोवाट आवर बोला जाता है इसको। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है जूल के अंदर, तब देखिए ये आएगा 250 किलोवाट क्या होता है? 1000। ओके, सो किलोवाट को हमने लिख दिया 1000 वाट, एंड जो आवर होता है वो होता है 3600। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 25 इंटू 36 इंटू 3 एंड 2 5, 10⁵ वाट। ओके, और वाट क्या होता है? जूल सेकेंड। ये हो गया जूल बाय सेकेंड। अब देखिए जो यहाँ पे आवर था इसको हमने लिखा था 3600, और इसके साथ में सेकंड भी आएगा क्योंकि 1 आवर होता है 3600 सेकंड। तो यहाँ पे भी साथ में सेकंड आएगा और यहाँ पे भी साथ में सेकंड आएगा, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर बचेगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कन्वर्ट करके। 25 इंटू 36, तो ये देगा 900। 900 इंटू 10⁵ जूल, और इसको आप फर्दर लिख सकते हो 9 इंटू 10⁵ जूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। An object of mass 40 kg is raised to height of 5 meter above the ground. So given है कि कोई मास है वो ग्राउंड पे है और यहाँ पे 40 kg वो ग्राउंड पे था, इसको ऊपर लेके जाया गया और ये 40 kg इधर आ गया। कितनी हाइट पे लेके जाया गया इसको? 5 मीटर। ओके, अब ये बताना है कि इसकी एनर्जी कितनी है। अब ये कैसी मूवमेंट हुई? ये वर्टिकल मूवमेंट हुई है, और वर्टिकल मूवमेंट क्या होती है? वर्टिकल मूवमेंट में जो वर्क होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि ग्राउंड पे टच करके हाइट जीरो हो जाती है, तो वैल्यू बचेगी सिर्फ क्या? mgh। सो वर्क आ जाएगा, या वर्क और एनर्जी mgh। m इज 40, g इज 10 एंड हाइट इज 5, सो ये आएगा 22,000 जूल। अब ये पूछा गया है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी इसकी, अगर ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने दिया जाए तो जब ऑब्जेक्ट हाफ वे में होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम इसमें वेलोसिटी निकाल के कर सकते हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बोला गया है कि जब ऑब्जेक्ट आधा फॉल कर जाए, मींस हाफ हाइट तक फॉल कर जाए, तो उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हम इसमें दो सिनेरियो लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और हाइट है 5 मीटर। दूसरा ऑब्जेक्ट हाफ चल चुका है, मीन्स हाफ कवर एरिया कवर कर चुका है और हाइट हो जाती है 2.5 मीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास कोई वेलोसिटी होगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास कोई वेलोसिटी थी नहीं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। तो इसको बोल देते हैं केस ए, इसको बोल देते हैं केस बी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है?
टोटल एनर्जी इन केस ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन केस बी। अब ए के अंदर टोटल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ए। बी की टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा? mgh। काइनेटिक एनर्जी एट ए, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो वो जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा? mg, और हाइट कितनी है यहाँ पे? 2.5 प्लस जो काइनेटिक है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। m की वैल्यू है m is 40, g is 10 and h is 5। इस टर्म को इधर लेके माइनस में लेके आते हैं। m is 40, g is 10 and this is 2.5 is equal to kinetic energy of v। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2000, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1000 is equal to kinetic energy of v and kinetic energy का आंसर आ जाएगा 1000 जूल। ओके, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब हम वेलोसिटी से करते हैं लॉ ऑफ, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास। ये मास है 40 kg। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, सो हमारे पास स्टार्टिंग वेलोसिटी है 0। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 2.5 किया था यहाँ से लेके यहाँ तक। जब ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है, क्योंकि टोटल कितना है 5। सो एस हो गया 2.5 और नेगेटिव होगा बिकॉज नीचे की तरफ है। जी की वैल्यू है -10। ओके, सो अगर हम ये इक्वेशन यूज करें तो v एज इट इज, u की वैल्यू 0 है, 2 एक्सेलरेशन इज -10, s इज 2.5 by 10, so v square is 50। ओके, नाउ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हमें ओनली काइनेटिक निकालनी है, तो काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ m इज 40, v स्क्वायर इज 50 जो हमने कैलकुलेट किया। 50 इंटू 20 इज 1000 जूल। तो आप कोई भी प्रोसेस ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सो 11 में गिवन है व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। सो सपोज ये अर्थ है, ओके, और इसके अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है यहाँ पे। ये सैटेलाइट है, ठीक। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? सेंटर की तरफ होता है। जैसे अगर ये अर्थ का सेंटर है तो अर्थ ने जो सैटेलाइट पे फोर्स लगाया वो ऐसे होगा सेंटर की तरफ, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। और जो इसकी मोशन है, मोशन वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऐसे ही होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ। सो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी या वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम ही होती है नॉर्मली, या तो सेम होती है या परपेंडिकुलर होती है। तो मींस अगर हम फोर्स को ये बोले कि फोर्स ऐसे है, ये डायरेक्शन फोर्स की है और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी परपेंडिकुलर है, तो या तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है। मींस या तो वेलोसिटी के साथ होगी या वेलोसिटी के खिलाफ, या पर उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी। दोनों केसेस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री,
क्यों होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जिस बॉडी ने लगाया हमेशा उसकी तरफ होता है। तो यहाँ पे अगर ये सैटेलाइट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे सेंटर की तरफ है, और वेलोसिटी हमेशा सर्कल के परपेंडिकुलर होती है, तो ये इस तरफ वेलोसिटी है। तो अगर हम इन दोनों, और ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों को सेपरेटली ड्रॉ कर लें, इफ दिस इज फोर्स और वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ओके, बट बोथ ऑफ द केसेस, चाहे ऐसे हो तो भी 90 डिग्री, चाहे ऐसे हो तो भी 90 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? थिंक, डिस्कस द क्वेश्चन विद फ्रेंड एंड टीचर। गिवन दैट can there be displacement without any external force? Means F is zero. F क्या है, जीरो है। तो F अगर जीरो होता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मींस अगर फोर्स जीरो है तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी जीरो। अब मास तो कभी जीरो होता नहीं, तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, यहाँ तक आ गए। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब टाइम तो जीरो होने नहीं वाला, बिकॉज टाइम टिक्स। सो इसका मीनिंग होगा कि चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो मींस क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, बस उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सपोज स्टार्टिंग में अगर उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, तो 5 सेकंड बाद भी 3 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड बाद भी 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। और अगर उसके पास वेलोसिटी है तो वो मूव कर सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो यस, अगर फोर्स जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। और ये किसके अंदर हम कवर करते हैं, हमने जो पढ़ा था इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसमें क्या होता है कि अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन डायरेक्ट इसका एग्जांपल है कि वहां पे मोशन में डिस्प्लेसमेंट होगी ही। सो यस, इट इज पॉसिबल टू हैव डिस्प्लेसमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 में गिवन है, a person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer. So suppose ये ग्राउंड है, ये पर्सन है और इसके सर पे ये वजन रखा है। तो इन्होंने बोला है कि वो ऐसा 30 मिनट तक इसको सर पे रख के होल्ड करता है। उसने 30 मिनट तक इसको पकड़े रखा, उसके बाद वो थक गया। तो क्या उसने कोई वर्क किया? अब देखिए, जो साइंस की डेफिनेशन है वर्क की, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। अब जब उसने उसको सर पे रखा हुआ है, तो जो इसका वेट था, वेट नीचे एक्ट कर रहा था, तो पर्सन ने उस पर अपोजिट फोर्स लगाया होगा कोई, तो फोर्स है ऊपर की तरफ। बट डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि पर्सन वहीं पे खड़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो वर्क भी जीरो है। तो अब पर्सन थक क्यों गया? पर्सन थक इसलिए जाता है बिकॉज जब वो इसको वहीं पे होल्ड करके रखता है, तो होल्ड करने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ता है। और वो फोर्स कहाँ से आता है, हमारी इंटरनल एनर्जी से आता है। हमारी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ग्लूकोज से बनती है।
तो उसको वहाँ पे होल्ड करने के लिए आप अपनी बॉडी की ग्लूकोज को बर्न कर रहे हो, वहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है और वहाँ से आप फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हो और जिसकी वजह से आप उसको होल्ड कर पा रहे हो। तो जो आपकी बॉडी का फ्यूल है, ग्लूकोज हमारी बॉडी का फ्यूल होता है, वो फ्यूल क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी में फ्यूल ही नहीं बचेगा और आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे और आप कोलैप्स कर जाओगे या वो चीज नीचे गिर जाएगी। सो यस, theoretically you are not doing any work, but internally there is energy transformation is happening from glucose to force. Okay, now coming to 14. An electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? So अब देखिए यहाँ पे गिवन है 1500 वाट। अभी वॉट आवर नहीं गिवन, तो हम इसको सिर्फ वॉट के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली वॉट आवर ही गिवन होता है। सो 1500 वॉट गिवन है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो एक सेकंड में, वॉट क्या होता है, 1500 जूल पर सेकंड। ये क्वेश्चन अगर ऐसे गिवन होता 1500 वाट आवर, तो मींस एक आवर में वो 1500 वाट यूज करता है, और यहाँ पे वाट आवर नहीं गिवन, ऐसे एच नहीं लिखा हुआ, मींस ये 1500, इसको हम नॉर्मल 1500 वॉट लेंगे, और 1500 वॉट मींस वॉट क्या होता है, जूल सेकंड। तो एक सेकंड में कितना यूज कर रहा है, 1500 जूल। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, तो एक घंटे में यूज करेगा इतना, और 10 घंटे में कितना यूज करेगा फर्दर, दिस मच। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अगर यही वाट आवर में गिवन होता तो क्या होता कि एक घंटे में कितना यूज कर रहा है, 1500 वाट मींस 1500 जूल, तो 10 घंटे में कितना करेगा, 1500 गुना 10, और ये हो जाएगा 15000 जूल। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट गिवन। और ये सब हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपको उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप थ्योरी जाके हमारी थ्योरी की वीडियो देख सकते हैं, और जो इससे पहले हमने जो एक्सरसाइजेस की हैं उनकी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, यहाँ पे एक पेंडुलम के एग्जाम्पल के साथ लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन को प्रूव करना। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 15. In question number 15, we have to prove law of conservation with help of oscillating pendulum. So let us draw first an oscillating pendulum. In oscillating pendulum, we can have three conditions. So let us discuss them all one by one. Suppose this is ground for condition A. Now this is condition B, and this is condition C. Suppose this is pendulum, this is middle state of pendulum, when pendulum is stable at its central state. Now suppose we rise pendulum up to height h, and with respect to this position, means ओरिजिनली स्टार्टिंग में पेंडुलम यहाँ पे था, तो ये हो जाएगी पेंडुलम की बेस हाइट। अब पेंडुलम यहाँ पे चला गया, तो जो ये हाइट है ये है h, ठीक। इसको बोल देते हैं हम पॉइंट O, इसको बोल देते हैं पॉइंट P। एंड थर्ड कंडीशन हो सकती है दैट स्टार्टिंग में सपोज पेंडुलम यहाँ पे था और फिर पेंडुलम कहीं बीच में यहाँ पे है, और ये है S, ये कोई हाइट है S, ओके, जो कि इसकी टोटल हाइट से थोड़ा कम है, मैक्सिमम हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट h है। तो ये है B और ये है C।
अब क्या आता है, ये तो रेस्ट पोजीशन थी तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये पेंडुलम की थी रेस्ट स्टेट। रेस्ट स्टेट में कोई एनर्जी नहीं होती, ना पोटेंशियल एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी। अब आप में से कोई ये बोल सकता है कि सर पेंडुलम या ग्राउंड से तो इस हाइट पे है तो इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, हाँ बिल्कुल इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, बट हमने इसको बाउंड किया हुआ है कि ये इससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसका ग्राउंड हम यहीं पे मेजर मान सकते हैं कि इसका एक्चुअल ग्राउंड यहीं पे है, जिसकी वजह से इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मानते हैं। और बाकी जो भी मेजरमेंट करेंगे वो इसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे कि इससे ऊपर कितना है, ना कि एक्चुअल ग्राउंड से ऊपर कितना है। ठीक है, सो सपोज करो पेंडुलम यहाँ पे है, अब उसकी हाइट हो गई h। तो जब पेंडुलम p पॉइंट पे है, व्हेन पेंडुलम एट पॉइंट p, तो क्या होगा, पेंडुलम के पास कोई वेलोसिटी तो है नहीं, क्योंकि अब हम इसको छोड़ने वाले हैं यहाँ से, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करके यहाँ पे वापस ऊपर जाएगा और फिर वापस ऐसे ही ऑसिलेट होता रहेगा टू एंड फ्रो। तो जब एच पे है, जब हम इसको छोड़ने वाले हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। सपोज इसका मास है m, मास ले लेते हैं हम m। तो इस पॉइंट पे जब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी एट p। सो टोटल एनर्जी एट p हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट p प्लस काइनेटिक एनर्जी एट p। पोटेंशियल एनर्जी एट p कितनी होगी, mgh, क्योंकि h हाइट है, m उसका मास है। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो टोटल एनर्जी हो गई mgh। अब जब ये पॉइंट O पे आ जाता है, व्हेन एट पॉइंट O, तो जब ये O पे आ गया है ऐसे मूव करते हुए, तो इसके पास वेलोसिटी तो है। ओके, बट इसके पास हाइट नहीं है, क्योंकि हाइट तो यहाँ रिड्यूस होते होते यहाँ पे जीरो माना हुआ है हमने, इस स्टेट को जीरो माना हुआ है, तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो हाइट जीरो हो गई, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट ओ क्या हो गई, जीरो। तो टोटल एनर्जी होगी जो, टोटल एनर्जी ओ पॉइंट पे क्या होगी, पोटेंशियल एट ओ प्लस काइनेटिक एट ओ। अब पोटेंशियल एट ओ तो जीरो निकाल दी क्योंकि हाइट जीरो हो गया, तो बचती है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एट ओ। टोटल एनर्जी किसके इक्वल बचेगी, काइनेटिक एनर्जी के। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमें पता है कि u की वैल्यू जीरो है, डिस्टेंस कितना चला वो h, और ये नेगेटिव होगा। ओके, एंड एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, नीचे की तरफ। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला लगाएं, टू एक्सेलरेशन माइनस जी एंड डिस्टेंस माइनस एच, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया। u की वैल्यू जीरो है तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टू जी एच। इसको इधर पुट करेंगे हम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फॉर्मूला हाफ एम वेलोसिटी एट ओ स्क्वायर, हाफ एम वेलोसिटी एट ओ क्या होगी का स्क्वायर, टू जी एच हमने अभी निकाला, टू जी एच। इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाता है एम जी एच। सो टोटल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू एम जी एच, टोटल एनर्जी एट ओ इज इक्वल टू एम जी एच। इससे क्या प्रूव हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं पेंडुलम के लिए। हम बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेट है इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। अगर आपको ये भी प्रूव करना है तो आप क्या ले सकते हो कि ये टोटल हाइट h है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये h माइनस एस। तो आप h माइनस एस के लिए वेलोसिटी निकालोगे यहाँ से, वो आ जाएगी, उस केस में वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा टू जी एच माइनस एस। और उस टाइम पे इसकी हाइट s है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एस, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम और इसका स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर है ही हमारे पास टू जी एच माइनस एस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एम जी एच माइनस एस।
इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको mgh ही मिलेगा। सो ऐसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव कर सकते हो, किसके लिए? पेंडुलम के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और इस साथ में ये मीन गिवन था कि इज इट वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कोई वायोलेशन नहीं होता। हमने जस्ट प्रूव किया भी कि सभी केसेस में एनर्जी mgh ही रहेगी, इक्वल ही रहेगी, तो कोई वायोलेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे गिवन है कांस्टेंट वेलोसिटी, v क्या है? कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया? जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब फोर्स भी जीरो है, मतलब वर्क भी जीरो है, मतलब पावर भी जीरो है। यहां तक हमने कवर कर लिया। अब गिवन है हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाया जा सके। अब जो हमने ये आपको एक ये ट्रेल बताई कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है तो उससे फोर्स जीरो हो गया, तो उससे वर्क जीरो हो गया, तो उससे पावर जीरो हो गई। मीन्स ये कौन सा वाला वर्क है और यहाँ पे ये कौन सा वर्क पूछा जा रहा है, दोनों वर्क डिफरेंट है। ये वो वर्क है जो कि ऑब्जेक्ट requires to maintain its motion। मीन्स एग्जाम्पल से बताते हैं आपको कि सपोज ये गाड़ी है और ये चल रही है, ये ग्राउंड है, ये ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसके अंदर एक इंजन होगा और इसके टायर और ग्राउंड के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो जैसे ही आप इंजन को बंद कर देते हो तो गाड़ी धीरे धीरे चलना बंद हो जाती है और रुक जाती है। मीन्स इंजन क्या कर रहा था? इंजन जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वजह से जो गाड़ी की एनर्जी कम हो रही है उसको बैलेंस कर रहा था। उसने गाड़ी की एनर्जी को एक वैल्यू पे मेंटेन करके रखा हुआ था कि जिससे जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में गाड़ी की एनर्जी 100 है, गाड़ी थोड़ी आगे गई, उस अब फ्रिक्शन लगा उस पर, फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी क्या हो गई? सपोज 90 हो गई। ठीक है, तो इंजन क्या करेगा? इसके अंदर एडिशनल खुद 10 डाल देगा अपनी तरफ से। कैसे डालेगा? ऑयल जो पेट्रोल डीजल उसको बर्न करेगा और वहां से 10 की एनर्जी निकालेगा और इंजन के अंदर गाड़ी को दे देगा और उसकी एनर्जी फिर से 100 हो जाएगी और गाड़ी ऐसे चलती रहेगी। अब अगर आप इसमें से इंजन निकाल दो और वहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल है तो फ्रिक्शन क्या करता रहेगा? हर टाइम के बाद एनर्जी को रिड्यूस करता रहेगा और कुछ टाइम के बाद ये 90 से 80 70 ऐसे होता जाएगा और गाड़ी रुक जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, अगर कोई फ्रिक्शन ही ना हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, तो इसकी एनर्जी हमेशा 100 रहेगी। ओके, तो इसको आगे चल ये हमेशा आगे चलती जाएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब ये आगे चलती जाएगी और इसको रोकने वाला कोई नहीं है तो इसकी एनर्जी को मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एनर्जी कम नहीं हो रही। और जब एनर्जी कम नहीं हो रही उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है तो वर्क डन क्या रहेगा? जीरो। ये हम इस केस की बात कर रहे थे कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ये वाला केस है, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स नहीं, वर्क नहीं, पावर नहीं। ओके, बट अगर आपको इस गाड़ी को रोकना हो तब तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके, और कितना वर्क करना पड़ेगा? मीन्स अगर इसके पास 100 की एनर्जी है तो आपको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? -100 देना पड़ेगा, तभी ये जाके रुकेगी। मीन्स अगर आपको किसी गाड़ी को इस सिचुएशन में रोकना है जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको सिर्फ क्या पता करना है कि उसके पास कितनी एनर्जी इस टाइम पे है और आप उसी को नेगेटिव में दे दोगे और गाड़ी रुक जाएगी। तो गाड़ी के का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि ये किस टाइप का मोशन है? हॉरिजॉन्टल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन में काइनेटिक एनर्जी देखी जाती है। तो गाड़ी के पास कितनी एनर्जी है? हाफ mv²। तो आप उसके ऊपर इतना ही वर्क या इतनी ही एनर्जी उसको नेगेटिव में दे दो, गाड़ी रुक जाएगी। दैट्स इट। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17. सो 17 वर्क कैलकुलेट करना है कार को स्टॉप करने के लिए. वेट गिवन है एंड वेलोसिटी गिवन है. जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हमने निकाला था कितना वर्क करना पड़ेगा, जितने पास उसके पास एनर्जी है, और एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे मास है 1500 kg एंड वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 60 इंटू 1000 बाय 3600 518. So 10 3 50 by 3 मीटर पर सेकेंड. ओके. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और उतना ही वर्क उसको रोकने के लिए करना पड़ेगा. वो एनर्जी एंड वर्क आर इक्विवेलेंट. सो 1500 इंटू 50 by 3 इंटू 50 by 3. सो कट जाएगा. इट कम्स आउट टू बी 250 इंटू 250 100 by 3 625 000 3. तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो 208 333.33. समथिंग इतना आंसर आ जाएगा आपके पास और ये जूल में होगा. क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं. आपको फोर्स की डायरेक्शन दी गई है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दी गई है. ये जो स्मॉल एरो है ये फोर्स दिखाता है और लार्जर एरो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है. और ये बताना है कि किस में वर्क डन पॉजिटिव है, किस में जीरो है, किस में नेगेटिव है. तो देखिए अगर इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है. यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये एंगल कितना है, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0. यहाँ पे फोर्स ये साइड है और डिस्प्लेसमेंट उसकी अपोजिट साइड है तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. अब कोस 90 होता है 0 तो यहाँ पे वर्क होगा 0. कोस 0 होता है 1 तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव वर्क डन. और 180 होता है नेगेटिव तो यहाँ पे होगा नेगेटिव वर्क डन. इससे आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. Sony says that acceleration in an object could be zero even several forces acting on it. Did you agree with her? तो ये बोला गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है. तो उसका सिनेरियो कैसे होगा कि सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 F3 और ये मेंशन है कि एक्सेलरेशन इसकी जीरो हो सकती है. तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है मींस आपको ये मेंशन है कि एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स भी जीरो है मींस ये क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो वो बिल्कुल पॉसिबल है. नेट फोर्स कैसे जीरो हो सकता है कि F1 प्लस F2 किसके इक्वल हो जाए, F3 के इक्वल हो जाए. मींस सपोज ये 2 है ये 3 है तो ये 5 हो जाए. 2 प्लस 3 ये इस साइड में इन्होंने 5 लगाया और उसने 5 को काउंटर बैलेंस कर लिया तो 5 माइनस 5 0 हो गया. ये कौन सी कंडीशन आ गई जो हमने पढ़ी थी, बैलेंस कंडीशन. इस केस में जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं. 20 में गिवन है फाइंड द एनर्जी इन जूल कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर
500 वाट ईच। अब देखिए पावर कितनी है, 500 वाट। और देखिए यहाँ पे आवर में नहीं गिवन है, तो हम इसको सेकंड में ही लेके चलेंगे, ये वाट आवर नहीं गिवन है। अब ये इतना करता है 1 सेकंड में। वाट क्या होती है, ये वाट होता है जूल सेकंड, तो मींस 1 सेकंड में 500 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो 1 आवर में कितना करेगा, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। 1 सेकंड में करता है 500 जूल, तो 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड्स। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 500 जूल आवर। इसको हमने सिंपली आवर लिख दिया, ओके। और इसको लिख सकते हैं ऐसे वाट आवर, ओके, क्योंकि हमने इसको आवर में कन्वर्ट करके लिख दिया 500 वाट आवर। तो ये करता है 1 घंटे में। 10 घंटे में कितना करेगा, 10 आवर में 500 इंटू 10 इंटू वाट आवर। ये 360 है, इसको हमने आवर लिखा हुआ, तो हो जाएगा 5000 वाट आवर। अब ऐसे कितने हैं टोटल, 4 है। तो 4 जो 10 के 10 घंटे चल रहे हैं वो कितना करेंगे, 5000 इंटू 4 इंटू वाट आवर इज इक्वल टू 2000 वाट आवर। और अगर इसको यूनिट में कन्वर्ट करना हो, इसको हम लिख सकते हैं 20,000 आएगा, सॉरी, और इसको लिख सकते हैं 20 किलो वाट आवर, और ये हो जाएगा 20 यूनिट्स, क्योंकि 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट होता है, ओके। अब ये बोला गया, लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 21st क्वेश्चन है, ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। मींस अगर ये ग्राउंड है और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है नीचे की तरफ, जब वो ग्राउंड में टकराता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, टकराने के बाद जीरो हो जाती है। टकराने से पहले उसके पास वेलोसिटी होगी, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो ये बोला गया कि उसके पास जो एनर्जी थी टकराने से पहले वो कहाँ पे चली गई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में प्लस साउंड में। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। थोड़ा टेम्परेचर बॉल का राइज होगा या इस ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा, थोड़ा टेम्परेचर ग्राउंड का बढ़ेगा, तो जो टोटल एनर्जी थी वो थोड़ी उसमें चलेगी, हीट में चलेगी। और जब टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो साउंड में चलेगी। तो दोनों एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में और साउंड में। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उसका कुछ पार्ट एनर्जी का हीट और साउंड में जाके साथ साथ में किस में चला जाता है, ब्रेकिंग एनर्जी में। और ये कौन सी होती है, एक्चुअली ब्रेकिंग नहीं बोलेगा, आप इसको बोलते हैं मोलिकुलर एनर्जी। मीन्स जो ऑब्जेक्ट के मोलिक्यूल्स हैं, जो बॉन्ड बने हुए हैं, उनको तोड़ने में वो एनर्जी चली गई। तो हीट में जा सकती, हीट और साउंड में तो जाती जाती, साथ में मोलिकुलर एनर्जी की फॉर्म में भी जा सकती है। सो दिस वाज इट। ये हमने इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स को पुट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट्स को एक प्रॉपर वे में एड्रेस किया जाए। एंड आई विल अर्ज यू टू go through all of my numerical exercise videos। उससे क्या होगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। एंड एट लास्ट अगर आपको इन वीडियो से वैल्यूज़ मिलती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।